आज की वीडियो के लेक्चर में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औषध प्रक्रिया के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखा है पंचविध कषाय कल्पना। तो इसका सबसे पहला हेडिंग लिखा है कषाय शब्द निष्पत्ति, जिसमें आगे लिखा है कष हिंसाए धातु से कषाय शब्द बना है। कषते कंठ, कष प्लस आय इज इक्वल टू कषाय, जिसका भाव अर्थ होता है कि वनस्पतिक द्रव्य के स्वरूप यानी कि उसके मूल या पत्र आदि को नष्ट करके या कूट पीसकर सेवन योग्य बनाना। तो यहाँ पर कषाय शब्द का जो अर्थ है उसके बारे में बताया गया है। किसी भी वनस्पतिक द्रव्य के असली स्वरूप को कूट पीसकर उसको औषधि के रूप में सेवन योग्य बनाने के लिए जो विधि का यूज किया जाता है उसी को यहाँ पर कषाय के नाम से लिखा गया है, जिसके बारे में आगे एक श्लोक भी लिखा है। कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणा वाष्पे कर्षणात् कषाय शब्द प्रधानयात् सर्व योगेषु कल्प्यते। यह श्लोक आचार्य काश्यप जी के अनुसार लिखा गया है। इसके अर्थ में आगे लिखा है आचार्य काश्यप ने कषाय शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसके सेवन करते समय कंठ में कसाव यानी कि गले में जकड़ाहट महसूस हो और साथ ही उसका जो टेस्ट है वो अरुचिकर हो, प्रयुक्त किए जाने पर रोगों का कर्षण यानी कि रोगों को ठीक करे या रोगों का निवारण करे। तो इसी चीज को यहाँ पर औषधि या कषाय के नाम से लिखा गया है। इसके अगले पैरे में लिखा है यों तो कषाय शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जैसे कि कषाय वस्त्र, रस यानी कि टेस्ट जो हमारा कषाय होता है उसको यहाँ पर लिया है। उसके बाद निर्यास, सुरभि आदि। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में कषाय का तात्पर्य भेषज की कल्पनाओं से है, तो औषधि को ही भेषज के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अगले पैरे के हेडिंग में लिखा है पंचविध कषाय कल्पना एवं गुरुता लघुता। तो इस पैरे में श्लोक से शुरुआत की है। ये श्लोक आचार्य चरक के अनुसार लिखा है, तो इसी का अर्थात अगले पेज में लिखा है, उसी को यहाँ पर देख लेते हैं। जिसमें शुरुआत में लिखा है सर्वप्रथम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 में पंचविध कषाय कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक उल्लेख मिलता है। यथा स्वरस कल्पना, कल्क कल्पना, श्रित कल्पना। श्रित कल्पना को हम क्वात कल्पना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद शीत कल्पना, जिसे हिम कल्पना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फांट कल्पना। यह सभी औषधि की पंचमौलिक कल्पनाएं होती हैं जो यथापूर्व फांट से स्वरस तक क्रमश गुरु होती हैं। उपरोक्त कल्पनाओं का सर्वत्र उपयोग नहीं किया जाता। रोग एवं रोगी के बल का विचार कर जिस कल्पना की आवश्यकता हो उसका निर्माण कर देना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें स्वरस कल्पना सबसे ज्यादा भारी यानी कि गुरु होती है, उसे पचने में ज्यादा समय लगता है। फांट कल्पना सबसे कम गुरु या सबसे ज्यादा हल्की होती है। तो क्रम के अनुसार इसे आप देख सकते हैं कि जैसे स्वरस से शुरू होकर फांट तक की ऊपर 5 मौलिक कल्पनाएं लिखी हैं, तो उन्हीं में स्वरस सबसे ज्यादा गुरु या भारी होती है, जो कि पचने में उतनी ज्यादा देर लगाती है। फांट कल्पना सबसे एंड में लिखी है 5 मौलिक कल्पनाओं के अंदर, तो उसी के कारण से फांट कल्पना सबसे हल्की और पाचन में आसान होती है। इसके बाद अगले हेडिंग में कषाय योनि के बारे में लिखा है, जिसमें आचार्य चरक ने कषाय निर्माण की 5 प्रकार की योनि बतलाई है, यानी कि उत्पत्ति किस प्रकार के टेस्ट वाले द्रव्यों से होती है, उसी चीज को कषाय योनि के नाम से लिखा है। तो इसमें 5 प्रकार की कषाय योनि के नाम मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय के नाम से लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगले पैरे में लिखा है उपरोक्त योनियां यानी कि उत्पत्ति कारक मधुर आदि पंच रसों से बतलाई गई है, क्योंकि लवण जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसीलिए इससे ना तो स्वरस ना ही कल्क आदि किसी भी प्रकार की कल्पना का निर्माण किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो के लेक्चर में हम औषध प्रक्रिया विषय के दूसरे अध्याय वैषज्य कल्पना के टॉपिक स्वरस कल्पना के बारे में जानेंगे।
तो इसमें सबसे पहले लिखा है वनस्पतिक द्रव्यों को उखाड़कर कूट पीसकर जो रस प्राप्त किया जाता है, विद्वानों ने उसे स्वरस कहा है। तो इसमें सबसे पहले स्वरस की परिभाषा या उसके परिचय के बारे में बताया है कि जो भी वनस्पतिक द्रव्य होते हैं, चाहे वो कोई औषधि है, कोई वृक्ष है, उसके उपयोग होने वाले पार्ट को, चाहे वो कोई पत्ता है, फल है, तना है या उसकी छाल है, उस पार्ट को लेकर उखाड़कर कूट पीसकर जो उसका रस निकाला जाता है, उसी को यहाँ पर स्वरस के नाम से लिखा गया है। तो इसके बाद आगे लिखा है, लेकिन इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है, यों ही किसी भी द्रव्य का येन केन प्रकारेण स्वरस निकालकर चिकित्सा अर्थ उपयोग में लाना सही नहीं है। स्वरस प्राप्त कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, इस बाबत आचार्य शार्ंगधर ने स्वरस निर्माण की वैज्ञानिक परिभाषा देते हुए कहा है। तो यहाँ पर लिखा है इतना सा स्वरस कैसे निकाला जाता है या उसकी परिभाषा क्या है, इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। किसी भी द्रव्य को यूं ही हम डायरेक्टली स्वरस निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वही बातें आचार्य शार्ंगधर के द्वारा आगे लिखी गई है। तो इसी के बारे में आगे आचार्य शार्ंगधर ने अपने श्लोक में बताया है, जो कि श्लोक निम्न प्रकार से लिखा गया है। अहृतात तक्षणात् कृष्टाद द्रव्य तक्षुणात् समुद्रेत वस्त्र निष्पीड्यतो य स रस स्वरसो उच्यते। तो ये आचार्य शार्ंगधर के द्वारा लिखा गया श्लोक है, जिसके अर्थात में लिखा है अहृतात अर्थात वनस्पति जिसके ऊपर किसी भी ऋतु, चाहे वो शीत ऋतु है चाहे ग्रीष्म ऋतु है, का प्रभाव ना पड़ा हो, पाला ना मारा हो, उसे किसी भी प्रकार के कीड़े या घुन ने ना नष्ट किया हो। उसके बाद तत्क्षणा कृष्टाद यानी कि जो औषधि है वो तुरंत उखाड़ी गई हो। इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि औषधि ताजी हो। इसका अगला शब्द लिखा है क्षुणात अर्थात अच्छी तरह औषधि को कूटा पीसा गया हो। इन गुणों से युक्त ताजी औषधि को कूट पीसकर वस्त्र से छाना हुआ स्वरस चिकित्सा हेतु उपयोग में लाना चाहिए। तो इसमें आपको ऋतु का भी ध्यान रखना है कि उस ऋतु के अंदर उस औषधि को कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का उस औषधि के ऊपर कीड़े या घुन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद औषधि ताजी होनी चाहिए, तुरंत उखाड़ी गई होनी चाहिए। औषधि को बनाते समय अच्छी तरह उसे कूटा पीसा गया हो। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है मृदु द्रव्यों यथा अदरक रसौन आदि का इमाम दस्ते में कूटकर स्वरस निकाला जा सकता है। वर्तमान में विभिन्न क्षमता वाले जूसर उपलब्ध होने से अल्प श्रम में अधिक स्वरस प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट द्रव्य होते हैं जैसे अदरक है, लहसुन है आदि को इमाम दस्ते में भी कूटकर उनका स्वरस निकाला जा सकता है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो आधुनिक युग के अंदर यहाँ पर जूसर आदि उपलब्ध होने के कारण से इसी स्वरस निकालने की क्रिया को आसानी से या बहुत कम मेहनत से किया जा सकता है, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आगे स्वरस अनुकल्प का श्लोक लिखा गया है, जो कि आचार्य चरक के अनुसार लिखा है। तो इसमें आचार्य चरक अनुसार शोषक द्रव्य को यवकूटित, तो यहाँ पर यवकूटित का अर्थ है किसी भी औषधि को जौ के आकार के दानों के बराबर कूट लेना या उसे दरदरा कूट लेना। तो यहाँ पर द्रव्य को यवकूटित कर यदि एक आड़क मात्रा में यानी कि 256 तोला में लिया हो, तब उसमें उतना ही यानी कि 256 तोला या एक आड़क मात्रा में शुद्ध मीठा जल मिलाकर रात्रि पर्यंत यानी कि पूरी रात्रि के लिए उसे रखकर प्रातः काल यानी कि उसे अगले दिन साफ सुथरे हाथों से मसलकर छानकर स्वरस के स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। तो ये विधि स्वरस निकालने के लिए आचार्य चरक के अनुसार बताई गई है। इसके अलावा अगले पेज पर यहाँ पर एक और श्लोक के अनुसार विधि बतलाई है, जिसमें लिखा है शूषक औषधि का मोटा चूर्ण यानी कि यवकूट चूर्ण करके एक कुड़म या 16 तोला मात्रा लेकर 2 गुना शुद्ध मीठे जल में भिगोकर रात्रि पर्यंत उसे रख देते हैं, जिसके बाद अगली सुबह यानी कि प्रातः काल मसलकर छानकर उस स्वरस को उपयोग में लाते हैं। तो यह भी स्वरस कल्पना का एक अन्य विकल्प या एक अन्य विधि है, इसके बारे में यहाँ पर
बताया गया है। तो इसके बाद आगे स्वरस की मात्रा बताई है, जो कि यहाँ पर आधा पल या 2 तोला है। तो इसके बाद उसकी पुट पक्व स्वरस की मात्रा 1 पल या 4 तोला बताई है। इसके बाद सवीरता विधि यहाँ पर बताई है, जिसके अनुसार किसी बनाए हुए स्वरस को कितने समय के अंदर पिया जा सकता है या उसे यूज किया जा सकता है। तो स्वरस की जो सवीर्यता विधि होती है वो या तो तुरंत पीने योग्य होते हैं या उसे ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे तक ही उपयोग किया जा सकता है। जब किसी भी स्वरस का निर्माण हो जाए तो उससे 4 से 6 घंटे के अंदर ही उसे उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद आगे स्वरस में प्रक्षेप द्रव्यों को लिखा गया है। प्रक्षेप द्रव्य ऐसे द्रव्य होते हैं जो किसी भी प्रकार की औषधि को और आसानी से पचने में मदद करते हैं और साथ में वो उस औषधि को रुचिकर बना देते हैं, जिससे रोगी को वो औषधि लेने में रुचि होती है और उसे आसानी से वो निगल सकता है। तो इसमें प्रक्षेप द्रव्यों के अंदर शहद, चीनी, गुड़, क्षार, वासा, जीरा, लवण, घृत, तेल और त्रिकटु आदि चूर्ण डालना हो तब उसकी सेवनीय मात्रा में 1 कोल या 6 ग्राम की मात्रा में डालना चाहिए। तो सभी की मात्रा एक साथ 6 ग्राम होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो का विषय स्वरस कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम औषध प्रक्रिया सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण विषय कल्क कल्पना के बारे में जानेंगे। तो कल्क कल्पना के परिचय के बीच सबसे पहले लिखा है, कल्क को पेस्ट भी कहा जाता है। ताजा औषधि हो तो शिलापिष्ट कर लेते हैं। तो अगर ताजा, हरी या ताजी तोड़ी हुई औषधि है या द्रव्य है तो उसे शिला के ऊपर पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके बाद लिखा है, शोषक द्रव्य का पहले बारीक चूर्ण तैयार करके आवश्यकता अनुसार जल डालकर शिलापिष्ट कर लेते हैं। अगर शोषक द्रव्य है, शोषक द्रव्य का अर्थ अगर कोई औषधि सूखी हुए रूप में है तो उसका पहले बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है। उसके बाद पेस्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार जल डालकर उसे पेस्ट का रूप प्रदान किया जाता है। वर्तमान में ग्राइंडर, मिक्सचर मशीन द्वारा ये कार्य आसानी से हो जाता है। तो इसी कल्क कल्पना को आसानी से बनाने के लिए आजकल कई प्रकार के ग्राइंडर, मिक्सचर आदि मशीन का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे आचार्य चरक का श्लोक लिखा गया है, जिसके अनुसार अर्थात में लिखा है, जल के साथ अथवा स्वरस आदि के साथ शोषक द्रव्य चूर्ण को पीसकर बनाया गया पिंड कल्क कहलाता है। तो या तो जल के साथ किसी सूखे द्रव्य को पीसा जाता है या स्वरस के साथ उस शोषक द्रव्य के चूर्ण को पीसकर मिलाकर एक पिंड बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है या एक लुगदी बनाई जाती है, जिसे यहाँ पर कल्क का नाम दिया गया है। इसके बाद आचार्य शार्ंगधर का श्लोक यहाँ पर लिखा है, जिसके अनुसार ताजा औषधि हो तब बिना जल के अथवा शोषक द्रव्य चूर्ण में जल डालकर शिलापिष्ट कर कल्क तैयार कर लेना चाहिए। प्रक्षेप एवं आवाप इसके ही अन्य नाम है। तो इसमें भी ताजा औषधि है तो बिना जल के यहाँ पर शिलापिष्ट करने को कहा है। अगर सूखी औषधि है तो उसको चूर्ण बनाकर जल के साथ मिक्स करके शिलापिष्ट करके कल्क तैयार करने को लिखा है। उसके बाद कल्क की मात्रा के बारे में यहाँ पर लिखा है, जिसमें यहाँ पर कल्क की मात्रा 1 कर्ष या 1 तोला या 12 ग्राम लिखी गई है। तो इसके बाद कल्क में प्रक्षेप का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है, कल्क सेवन करते समय यदि शहद, घृत, तेल डालना हो तो दोगुनी मात्रा में डालें। तो अगर कल्क की मात्रा 10 ग्राम है तो इसमें घृत, तेल, शहद की मात्रा 20 ग्राम होगी। और अगर मिश्री और गुड़ में से किसी एक चीज को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में कल्क में मिलाना है तो उसकी मात्रा समान मात्रा होगी। तो कल्क की मात्रा अगर 10 ग्राम है तो मिश्री या गुड़ की मात्रा भी 10 ग्राम होगी। इसके बाद द्रव द्रव्य यानी कि स्वरस, दूध या जल आदि को प्रक्षेप के रूप में यूज करना है तो उसकी मात्रा 4 गुना होगी। तो अगर कल्क की मात्रा 10 ग्राम है तो इस द्रव द्रव्य की मात्रा 4 गुना यानी कि 40 ग्राम होती है। तो इसके बाद अगली लाइन में लिखा है, ताजा नीम पत्थर
निस्तूष रसौन यानी कि बिना छिलके का लहसुन और मेहंदी पत्तर आदि का कल्क इसी तरह तैयार करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल दी है कि जिनका आगे कल्क तैयार किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय कल्क कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में हम औसत प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण विषय श्रित या क्वाथ कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वाथ कल्पना के सबसे पहले पैरे में यहाँ पर लिखा है, औषधि द्रव्य को यवकूट कर आवश्यकता अनुसार जल के साथ अर्ध अंश, चतुर्थांश या अष्टम अंश शेष पर्यंत पाक करना क्वाथ कल्पना कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्वाथ कल्पना की परिभाषा लिखी है। तो इसमें जो यवकूट का अर्थ है किसी भी सूखे द्रव्य को मोटा या दरदरा कूट लेना, अर्ध अंश का अर्थ ये हुआ आधा हिस्सा रहने तक, चतुर्थांश का अर्थ ये हुआ चौथा हिस्सा रहने तक, और अष्टम अंश का अर्थ ये हुआ आठवां हिस्सा शेष रहने तक। तो इस प्रकार से औषधि द्रव्य को मोटा दरदरा कूटकर आवश्यकता अनुसार जल के साथ आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा या आठवां हिस्सा शेष रहने तक अग्नि के ऊपर पकाया जाता है। तो इस प्रकार से जो कल्पना तैयार होती है उसे हम क्वाथ कल्पना कहते हैं। तो इसके बाद आगे अगले पेज के ऊपर आचार्य चरक के अनुसार एक श्लोक दिया गया है जिसमें लिखा है, द्रव्य अनुसार मृदु द्रव्य में 4 गुना, मध्यम द्रव्य में 8 गुना, कठिन द्रव्य में 16 गुना जल डालकर क्वाथ तैयार करने का विधान आचार्यों ने बतलाया है। तो इसमें क्वाथ कल्पना बनाते समय सूखे द्रव्य के अंदर जल की मात्रा कितनी डालनी चाहिए उस मात्रा के बारे में लिखा है। तो यदि द्रव्य मृदु है यानी कि सॉफ्ट है तो उसमें जल की मात्रा 4 गुना होनी चाहिए। अगर द्रव्य की मात्रा 10 ग्राम है तो जल की मात्रा 4 गुना यानी कि 40 ग्राम होनी चाहिए। अगर मध्यम द्रव्य है यानी कि ना तो ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है तो ऐसे द्रव्य के लिए जल की मात्रा 8 गुना होनी चाहिए। अगर यहाँ पर द्रव्य की मात्रा 10 ग्राम है तो यहाँ पर जल की मात्रा उससे 8 गुना यानी कि 80 ग्राम होनी चाहिए। तो उसके बाद कठिन द्रव्य जो सबसे हार्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, तो ऐसे द्रव्यों के लिए 16 गुना जल डालने को कहा गया है। तो इसमें अगर द्रव्य की मात्रा 10 ग्राम है तो इसमें जल की मात्रा 16 गुना यानी कि 160 ग्राम ली जाती है। तो इस प्रकार से जल की मात्रा लेने के बारे में आचार्य चरक ने इस श्लोक में बताया है। तो इसी पैरे की सबसे आखिरी लाइन में लिखा है, श्रित, क्वाथ, कषाय, निरू ये सभी एक ही अर्थ के द्योतक हैं, यानी कि इन सभी का अर्थ क्वाथ कल्पना ही समझा जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों शब्दों का अर्थ एक समान है। तो इसके बाद क्वाथ की मात्रा का हेडिंग यहाँ पर लिखा है जिसमें लिखा है क्वाथ की मध्यम मात्रा 1 पल या 4 तोला जिसे हम सामान्य रूप से 48 ग्राम मानते हैं, जो कि एक सामान्य मात्रा होती है जो कि 18 साल से 60 साल तक के व्यक्ति के लिए सामान्य मात्रा होती है। इसके बाद क्वाथ में प्रक्षेप का हेडिंग लिखा है जिसका श्लोक आचार्य षडांगर के अनुसार लिखा है। तो इसमें आगे अर्थात में लिखा है, निर्मित क्वाथ की सेवनीय मात्रा में यदि मिश्री मिलाना हो तब त्रिदोष अनुसार वातज रोगों में चतुर्थांश, तो चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा। तो वातज रोग में अगर हमारे पास क्वाथ की मात्रा का चौथा हिस्सा यहाँ पर हम मिश्री मिलाएंगे। अगर पित्तज रोग है तो षष्ठमांश यानी कि पित्तज रोगों में 1/6 हिस्सा हम मिश्री का डालेंगे। कफज रोगों में अष्टम अंश यानी कि कफ वाले रोग के अंदर मिश्री की मात्रा 1/8 हिस्सा होनी चाहिए। इसके बाद शहद को इसके विपरीत वातज में अष्टमांश यानी कि वातज रोगों में अगर क्वाथ देना है तो उसमें क्वाथ का 1/8 हिस्सा शहद को डालना चाहिए। पित्तज में षष्ठमांश यानी कि पित्तज रोग में अगर क्वाथ कल्पना देनी है तो उसी क्वाथ का 1/6 हिस्सा शहद डालना चाहिए। और अगर
कफज रोग है तो वहां पर चतुर्थांश मात्रा में डालना चाहिए। तो कफज रोगों में शहद की मात्रा 1/4 हिस्सा होनी चाहिए। तो इसके अगले पैरे में यहाँ पर लिखा है क्वाथ की सेवनीय मात्रा में भुना हुआ जीरा, शुद्ध गूगल, क्षार, लवण, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध हींग, त्रिकटु आदि चूर्ण एक क्षाण, यानी कि इन सभी को एक साथ जो है 3 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। उसके बाद दूध, घृत, गुड़, तेल, गोमूत्र, औषधि कल्क डालना हो तब 1 कलश यानी कि 1 तोला या 12 ग्राम की मात्रा में डालना चाहिए। तो इनमें जो भी द्रव्य उस रोगी के अनुसार सही है उन्हीं को मिश्रित रूप में 3 ग्राम या 1 तोला की मात्रा में चूर्ण या कल्क के रूप में डालना चाहिए। तो इसके बाद क्वाथ निर्माण में कुछ सावधानियों के बारे में यहाँ पर लिखा है, जिसमें सबसे पहले लिखा है औषधियों का यवकूट चूर्ण कर ले। महीन चूर्ण करने से गाद अधिक बनती है। तो यहाँ पर गाद ना बने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि औषधियों का मोटा चूर्ण किया जाता है, उनको दरदरा कूटा जाता है। और इसके सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है प्राय सायंकाल को औषधि यवकूट को जल में गला दे, प्रातः क्वाथ बनाए। तो 1 रात पहले इस पूरे औषधि के बनाए हुए यवकूट चूर्ण को जल में यहाँ पर रख दिया जाता है और अगले दिन सुबह इसका क्वाथ बनाया जाता है। तो इसी विधि को अगर फॉलो किया जाएगा तो क्वाथ के गुण ज्यादा होते हैं, ज्यादा गुणवत्ता उस क्वाथ के अंदर होती है। तो इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है पात्र का मुख खुला रखें, ढके नहीं। ढकने से क्वाथ गुरु और दुर्जर हो जाता है। तो अगर क्वाथ बनाते समय उस पात्र का मुख ढका जाता है तो उससे क्वाथ की गुणवत्ता में फर्क पड़ता है, इसीलिए पात्र का मुख खुला रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर लिखा है मंद अग्नि पर क्वाथ बनाए, क्योंकि तीव्र अग्नि देने से औषधि के जलने का डर रहता है। तो यहाँ पर अग्नि जो है वो मंद रखी जाती है, धीमी आंच पर ही क्वाथ बनाने की क्रिया की जाती है। तो इस कल्पना के लिए तीव्र अग्नि अगर यूज की जाती है तो औषधि के जलने का, उसके खराब होने का, उसकी गुणवत्ता कम होने का यहाँ पर लक्षण देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वाथ कल्पना में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा विषय क्वाथ कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। में हम आयुर्वेद के औषध प्रक्रिया सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण विषय शीत कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस विषय की शुरुआत यहाँ पर आचार्य चरक के श्लोक के साथ हुई है। तो इसी श्लोक के अर्थात में लिखा है द्रव्य का यवकूट चूर्ण कर मिट्टी की हांडी में प्रतप्त जल डालकर रात्रि पर्यंत रखकर प्रातः काल हाथों से अच्छी तरह मसल कर कपड़े से छान लेते हैं, यह शीत कल्पना है। आचार्य चरक ने यहाँ पर जल परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इसी अर्थात को अब हम समझ लेते हैं। तो इसी अर्थात के बीच में कुछ जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो इसके बीच में यवकूट चूर्ण लिखा है, जिसका अर्थ होता है मोटा चूर्ण या दरदरा कूटा हुआ चूर्ण। इसके बाद दूसरी लाइन में रात्रि पर्यंत शब्द है, जिसका अर्थ है पूरी रात्रि के लिए उस चीज को रख देना। उसके बाद प्रातःकाल यानी कि सुबह। तो इस प्रकार से मुश्किल वर्ड्स के बाद हम यहाँ पर इस पूरे पैरे को समझ लेते हैं। तो सूखी औषधि के रूप में कोई द्रव्य होगा जिसका मोटा चूर्ण किया जाता है, फिर उसको मिट्टी की हांडी में गर्म जल डालकर पूरी रात्रि के लिए रख दिया जाता है। फिर इसे अगले दिन सुबह हाथों से अच्छी तरह मसल कर कपड़े से छान लिया जाता है। तो इस विधि को यहाँ पर शीत कल्पना के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य चरक ने यहाँ पर जल का परिमाण कितना लेना है, कितनी रेशो में लेना है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो इसके बाद में अगला श्लोक आचार्य षडांगर के अनुसार लिखा है, जिसके अर्थात के बीच में यहाँ पर लिखा है आचार्य षडांगर ने कहा है कि द्रव्य का यवकूट तैयार कर 6 गुने शुद्ध मीठे जल में रात्रि पर्यंत रखें,
प्रातःकाल हाथों से मसलकर हिम कल्पना या शीत कल्पना तैयार करते हैं। तो इसमें लास्ट में एक ब्रैकेट में लाइन लिखी है, एक पल यवकूट में 6 पल जल मिलाएं। तो इस पैरे की सबसे पहली लाइन में लिखा है यवकूट, जिसका अर्थ है मोटा चूर्ण या किसी सूखी औषधि का दरदरा कूटा हुआ चूर्ण। इसके बाद यहाँ पर रात्रि पर्यंत लिखा है, यानी कि पूरी रात्रि के लिए। इसके बाद प्रातःकाल लिखा है, जिसका अर्थ होता है सुबह। तो यहाँ पर आचार्य शार्ंगधर के द्वारा बताई गई विधि को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, सूखे द्रव्य का मोटा चूर्ण तैयार किया जाता है, जिससे 6 गुना शुद्ध मीठा जल उसमें मिलाया जाता है। अगर इसमें द्रव्य की मात्रा 1 ग्राम होगी तो शुद्ध मीठे जल की मात्रा 6 ग्राम होगी। तो इसी रेशो में द्रव्य और जल को मिक्स करके पूरी रात्रि के लिए रख दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह हाथों से अच्छे से मसल कर छान कर इसे रोगी को दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि से जो कल्पना तैयार होती है उसे हिम कल्पना या शीत कल्पना कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग हिम की मात्रा का लिखा है, जो कि 2 पल या 8 तोला या 96 ग्राम होता है। हिम कल्पना की यह मात्रा 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य मात्रा होती है। इसके बाद अगले हेडिंग में हिम कल्पना में प्रक्षेप के बारे में लिखा है, जिसमें लिखा है क्वाथ कल्पना में वर्णित की तरह मिलाएं। तो ये क्वाथ कल्पना की तरह ही प्रक्षेप मिलाने को यहाँ पर लिखा गया है। आप हिम कल्पना के प्रक्षेप के लिए हमारी क्वाथ कल्पना वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय हिम कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय फांट कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर इस विषय की शुरुआत में आचार्य शार्ंगधर के द्वारा एक श्लोक लिखा गया है, जिसका अर्थात इसके अगले पेज पर लिखा है, जिसमें लिखा है, औषधि द्रव्य को यवकूट कर 4 गुने उबलते हुए जल में डालकर ढक कर उतार ले। ये फांट कल्पना है। इसका अन्य नाम चूर्ण द्रव भी है। तो इस प्रकार से इस अर्थात को लिखा गया है। तो सबसे पहले इस अर्थात में बताए गए कुछ मुश्किल वर्ड्स के अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है औषधि द्रव्य, जो कि कोई सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि हो सकती है। उसके बाद एक वर्ड है पहली लाइन के अंदर यवकूट, जिसका अर्थ होता है मोटा या दरदरा कूटा हुआ चूर्ण। तो इस प्रकार से आगे इस पैरे को समझ लेते हैं। तो औषधि द्रव्य कोई सूखी औषधि या ताजी औषधि को लेकर उसे मोटा या दरदरा कूटकर उसको 4 गुना उबलते हुए जल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर औषधि द्रव्य का यवकूट 1 ग्राम है तो 4 गुना 4 ग्राम उबलता हुआ जल यहाँ पर इस रेशो में होगा। तो इसके बाद इसे मिक्स करके उस बर्तन को ढककर अग्नि से उतार लेते हैं। तो इस विधि के अनुसार बनाई गई औषधि को हम फांट कल्पना कहते हैं। तो इसका एक अन्य नाम भी लिखा है, जो कि चूर्ण द्रव है। इसके बाद फांट कल्पना की मात्रा का हेडिंग लिखा है, जिसमें फांट कल्पना की मात्रा 2 पल या 8 तोला या 96 ग्राम लिखी गई है। फांट कल्पना की यह मात्रा 18 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए सामान्य मात्रा है। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों के लिए फांट कल्पना की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद प्रक्षेप कल्पना का हेडिंग लिखा है, तो जिसमें लिखा है क्वाथ कल्पना में वर्णित की तरह मिलाएं। तो फांट कल्पना के प्रक्षेप के लिए आप हमारी क्वाथ कल्पना वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय फांट कल्पना यहाँ पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औषध प्रक्रिया के टॉपिक शीरपाक कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पैरे में लिखा है, औषधि द्रव्य को यवकूट कर
दूध के साथ पाक करने को क्षीर पाक कल्पना कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि के द्रव्य को यवकूट चूर्ण कर यानी कि उसे मोटा या दरदरा कूट कर दूध के साथ अग्नि पर पकाने की क्रिया को क्षीर पाक कल्पना कहते हैं। इसके बाद लिखा है औषधि ग्रहण में रोगी की रुचि वृद्धि और कार्मुकता बढ़ाने के लिए क्षीर पाक कल्पना तैयार की जाती है। किस कारण से क्षीर पाक कल्पना को यूज किया जाता है इस लाइन में उस बात को बताया गया है। तो रोगी की रुचि वृद्धि इसका कारण है कि किसी भी रोगी को औषधि लेने में रुचि हो जाए, किसी भी प्रकार का उसे द्वेष ना हो और साथ में कार्मुकता बढ़ना यानी कि उस औषधि की गुणवत्ता बढ़ाना इस क्षीर पाक कल्पना का उद्देश्य है। उसके बाद थर्ड लाइन के लास्ट में लिखा है अम्ल, लवण एवं कषाय रस युक्त द्रव्यों का क्षीर पाक नहीं करना चाहिए, इससे दूध के खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर खट्टे, नमकीन और कसैले रस वाले द्रव्यों का क्षीर पाक करने से मना किया गया है, क्योंकि खट्टे, नमकीन और कसैले रस वाले द्रव्यों के साथ अगर दूध को पकाया जाता है तो दूध के खराब होने का डर बना रहता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ऐसे रस वाले द्रव्यों जिनका टेस्ट अम्ल, लवण और कषाय होता है, ऐसे द्रव्यों को यूज करने से मना किया गया है। इसके बाद आगे विधि को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर आचार्य यादव जी के अनुसार लिखी गई है, जिसमें लिखा है द्रव्य यवकुट से 15 गुना गाय का दूध और दूध के बराबर जल लेकर पाक करते हुए जब मात्र दूध बचे तब पात्र को उतारकर रुचि अनुसार मधुर अंश जिसमें चीनी या मिश्री मिलाकर उपयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विधि बतलाई गई है। तो इसमें लिखा है द्रव्य यवकुट, तो द्रव्य जो है कोई सूखी औषधि या ताजी तोड़ी हुई औषधि का मोटा दरदरा कूटा हुआ चूर्ण हो सकता है, जिससे 15 गुना गाय का दूध लिया जाता है। अगर यवकूट की मात्रा 1 ग्राम है तो इसमें 15 गुना गाय का दूध 15 ग्राम होगा। और आगे लिखा है दूध के बराबर जल लेकर, तो जल की मात्रा भी दूध के बराबर होगी। तो दूध की मात्रा अगर 15 ग्राम है तो उसी एग्जाम्पल के अनुसार 15 ग्राम ही जल की मात्रा होगी। तो इन सबको मिक्स करके अग्नि पर पकाते हुए जब दूध की मात्रा के बराबर पात्र के अंदर औषधि बच जाए तब उस पात्र को अग्नि से उतारकर रुचि के अनुसार चीनी या मिश्री मिलाकर रोगी को देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विधि को आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर आचार्य षडांगर के अनुसार विधि लिखी है, जिसके अनुसार लिखा है औषधि यवकूट से 8 गुना गाय का दूध और दूध से 4 गुना शुद्ध मीठा जल मिलाकर केवल क्षीर रहने पर्यंत मंद अग्नि पर पाक करना चाहिए। तो इसमें औषधि यवकूट को लिया जाता है, सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि का मोटा चूर्ण किया जाता है, जिससे 8 गुना गाय का दूध लिया जाता है। तो इसमें अगर औषधि यवकूट 1 ग्राम है तो 8 गुना गाय का दूध यानी कि 8 ग्राम होगा। और आगे लिखा है दूध से 4 गुना शुद्ध मीठा जल मिलाया जाता है। तो जो दूध की मात्रा 8 ग्राम थी तो उसी का 4 गुना आपको कर देना है, जो कि 32 ग्राम होगा। जिसके बाद मंद अग्नि पर इन द्रव्यों को मिक्स करके पाक करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से पाक हो जाते हैं, इनकी मात्रा 1/4 हिस्सा रह जाती है, तब इसे अग्नि से उतारकर ठंडा होने के बाद रोगी को दिया जाता है। इसके बाद अगले पैरे में आचार्य वाग्भट के अनुसार विधि लिखी गई है, जिसमें लिखा है आचार्य वाग्भट के अनुसार पहले द्रव्य यवकूट का जल के साथ क्वाथ बना लें, फिर उसके बराबर गोदुग्ध डालकर जितनी मात्रा में दूध डाला था उतना शेष रहने तक पाक करें, क्योंकि द्रव्य को सीधा दूध के साथ पकाने पर औषधि अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक, पूर्णता नहीं छोड़ पाती और दूध के खराब होने का भी भय रहता है। तो इस प्रकार से इस पैरे को आगे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव्य
यवकूट का जल के साथ क्वाथ बनाने को कहा है। तो द्रव्य औषधि जो कि सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि हो सकती है, जिसको मोटा कूटकर जल मिलाकर क्वाथ बनाया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले क्वाथ बनाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वाथ की मात्रा बचती है, अगर वो मात्रा हमारे पास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ही यहाँ पर गाय का दूध डालकर इसे फिर से मंद अग्नि के ऊपर पाक किया जाता है। जब दूध की मात्रा के बराबर बाकी औषधि बच जाए, तब इस औषधि को अग्नि से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो इसका कारण यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में लिखा गया है, क्योंकि द्रव्य को सीधा दूध के साथ पकाने पर औषधि अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक, पूर्णता नहीं छोड़ पाती। समय बहुत कम होता है, जिसके कारण से दूध के साथ जब कोई औषधि पकाई जाती है तो वो पूरे गुण जो है अपने दूध के बीच में नहीं छोड़ पाती। इसी कारण से पहले उस औषधि का क्वाथ बनाया जाता है और दूध के खराब होने का भी भय रहता है। तो डायरेक्टली अगर कोई औषधि को हम दूध के साथ गर्म करते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि वो औषधि दूध को खराब कर दे, तो इस कारण से भी यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने औषधि द्रव्य को दूध के साथ डायरेक्टली गर्म करने से मना किया है। तो इसमें क्वाथ कल्पना को कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी विधि आप हमारी क्वाथ कल्पना वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का विषय क्षीर पाक कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम रासना सप्तक क्वाथ निर्माण के बारे में जानेंगे कि रासना सप्तक क्वाथ का निर्माण किन इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है और इस क्वाथ निर्माण की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या होते हैं। इस क्वाथ कल्पना का किस प्रकार के रोगों के लिए उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर रासना सप्तक क्वाथ निर्माण के बीच में सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बीच रासना, छोटा गोखरू, एरंडमूल, देवदारू, पुनर्नवा, लाल और साथ में गिलोय और आरगवद मजा के नाम से द्रव्य लिखे हैं। तो इन सभी को एक एक भाग यानी कि समान भाग लेने को कहा है। इसके बाद सबसे अंत में शुद्ध मीठा जल 28 लीटर लिखा है। तो इसकी जगह पर आपको रेशो याद रखनी है, जो कि शुद्ध मीठे जल की रेशो घटक द्रव्यों के अनुसार 4 गुना होती है। तो यही रेशो आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वाथ का निर्माण होने के बाद जो जल की मात्रा हमारे पास सबसे अंत में बचेगी, उसकी मात्रा चतुर्थांश यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिखी है, उसी को अवशेष में 7 लीटर लिखा है। अगर आप 28 लीटर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 लीटर का माप आ जाएगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांश यहाँ पर अवशेष जल को लिखा गया है। तो यहाँ पर इसके बाद विधि का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है सबसे पहले रासना से आरगवद मज्जा पर्यंत समस्त काष्ठ औषधियों का इमाम दस्ते में यवकूट चूर्ण तैयार कर एक स्टेनलेस स्टील के भगोने में 28 लीटर जल के साथ भिगोकर रात्रि पर्यंत रख देते हैं। प्रातः काल चूल्हे पर पात्र को चढ़ाकर चतुर्थांश शेष रहने तक पाक कर क्वाथ तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आगे इस विधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी घटक द्रव्यों का मोटा चूर्ण तैयार किया जाता है, फिर इन सभी को इनसे 4 गुना जल के साथ मिक्स करके पूरी रात्रि के लिए रखा जाता है। अगले दिन सुबह इनको मंद अग्नि पर रखकर चौथा हिस्सा शेष रहने तक अग्नि पर पाक किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी विधि को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आगे हेडिंग यहाँ पर रासना सप्तक क्वाथ के उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर कमर दर्द, पृष्ठ, जंघाशूल, ग्रीवा जाड़ता आदि वातज एवं वात कफज रोगों में हितावे है। तो इस प्रकार से ये औषधि कमर दर्द के अंदर, पृष्ठ यानी कि पीठ और जंघा के दर्द के अंदर
और ग्रीवा जाड़ेता यानी कि सर्वाइकल आदि के रोगों के अंदर काफी लाभदायक है। इसके अलावा हमारे शरीर में होने वाले वात और वात कफज रोगों में भी इस औषधि का काफी उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय रासना सप्तक क्वाथ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पथ्य आदि क्वाथ के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इस औषधि के घटक द्रव्य यानी कि इंग्रेडिएंट्स और साथ में इसको बनाने की विधि और इसके अलग अलग रोगों में उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पथ्य आदि क्वाथ की व्याख्या के अंदर सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है। घटक द्रव्य को हम इंग्लिश के अंदर इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बीच यहाँ पर हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, चिरायता, हरिद्रा, नीम गिलोय, इन सभी को एक एक भाग लिखा गया है, यानी कि समान मात्रा में लेने को लिखा है। तो इसमें सबसे अंत में शुद्ध मीठा जल 16 गुना लेने को लिखा है, जो कि पूरी घटक द्रव्यों के अनुसार 16 गुना होगा। अगर यहाँ पर 6 द्रव्य हैं और सभी की मात्रा 1-1 ग्राम है तो उसका 16 गुना यहाँ पर 96 ग्राम होगा, क्योंकि 6 द्रव्य 1-1 ग्राम 6 ग्राम के हो जाएंगे। तो 6 को 16 से गुना करने में 96 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस रेशो को आपको याद रखना है। उसके बाद आगे विधि का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है उपरोक्त द्रव्यों को यथोक्त परिमाण में लेकर यवकूट चूर्ण तैयार करते हैं। फिर 1 तोला चूर्ण में 16 तोला शुद्ध जल डालकर चतुर्थ अंश अवशेष जल रहने तक मृदु अग्नि पर क्वाथ बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि को लिखा गया है। इसके बाद आगे इस विधि को समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है औषधि द्रव्यों को, चाहे वो द्रव्य सूखी औषधि है या ताजी तोड़ी हुई औषधि है, उस औषधि को यवकूट कर लेना चाहिए, यानी कि मोटा या दरदरा कूट लेना चाहिए, जिसके बाद उसका चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण के अनुसार 16 गुना शुद्ध मीठा जल डालकर मिक्स करने के बाद अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस मिक्सचर को मंद अग्नि पर पाक किया जाता है। जब इस लिक्विड औषधि की मात्रा चौथा हिस्सा रह जाती है, तब इसे अग्नि से उतारकर ठंडा करने के बाद रोगी को दिया जाता है। तो इसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर लिखा है विबंध, शीर्षूल, रक्त विकार और अर्धाव वेतक में ये औषधि बहुत ही प्रभावकारी है। तो इस औषधि का यूज विबंध यानी कि कब्ज के अंदर किया जाता है। इसके बाद शीर्षूल के अंदर यानी कि सिर दर्द के अंदर इस औषधि का यूज किया जाता है। उसके बाद रक्त विकार यानी कि जिनको ब्लड के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए इस औषधि का यूज किया जाता है। और सबसे अंत में अर्धाव वेदक यानी कि माइग्रेन के रोगियों के लिए इस औषधि का यूज काफी लाभदायक होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक पथ्य आदि क्वाथ निर्माण यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि धान्यक हिम और ब्रह्मी हिम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों औषधियों को बनाने की विधि और इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इसी पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर धान्यक हिम का लिखा है, जिसके अंदर इसकी निर्माण विधि लिखी है, जिसमें लिखा है 1 तोला धनिया बीज को मोटा कूटकर 6 तोला शुद्ध मीठा जल मिलाकर पात्र को कपड़े से ढककर रात्रि पर्यंत खुले स्थान पर रखते हैं। प्रातः काल हाथों से मसलकर छानकर धान्यक हिम तैयार करते हैं। तो अभी इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 तोला यानी कि 12 ग्राम धनिया बीज को
पहले मोटा या दरदरा कूट लिया जाता है। उसके बाद इसका 6 गुना यानी कि 72 ग्राम शुद्ध मीठा जल इसके साथ मिक्स करके कपड़े से उस पात्र को ढक दिया जाता है और पूरी रात्रि के लिए किसी खुले स्थान के ऊपर रखा जाता है। तो इसके बाद प्रातः काल यानी कि अगले दिन सुबह हाथों से अच्छे से मसल कर और छान कर जो हमारे पास औषधि तैयार होती है उसे हम धान्य हिम के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद आगे उपयोग का हेडिंग है जिसमें अंतर्दाह, पिपासा, अतिसार और पैतिक रोगों में लाभकारी है लिखा गया है। अंतर्दाह यानी कि शरीर के अंदर की गर्मी को ठीक करना, पिपासा यानी कि प्यास लगना, अतिसार यानी कि डायरिया और पैतिक रोग यानी कि पित्त दोष के बढ़ने से हमारे शरीर में होने वाले रोगों को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धान्य हिम की निर्माण विधि और उपयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला हेडिंग ब्रह्मी हिम लिखा है जिसके बीच में इसकी निर्माण विधि लिखी है जिसमें लिखा है 2 तोला सूखी ब्रह्मी पत्ती को हल्का सा कूटकर 6 गुने शुद्ध मीठे जल में भिगोकर पात्र को रात्रि पर्यंत खुले आसमान में रखते हैं। ब्रैकेट में लिखा है पतले कपड़े से ढक देना ठीक रहता है। प्रातः काल हाथों से मसल कर छान कर ब्रह्मी हिम तैयार करते हैं। तो इसमें निर्माण विधि बिल्कुल धान्य हिम के समान लिखी गई है। तो सबसे पहले 2 तोला सूखी ब्रह्मी पत्ती को लिया जाता है। तो ब्रह्मी पत्ती को हल्का सा कूटकर यहाँ पर रखा जाता है जिसके बाद 2 तोला का 6 गुना यानी कि 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ग्राम शुद्ध मीठे जल में भिगोकर पात्र के अंदर मिक्स करके रखा जाता है। पूरी रात्रि के लिए इस पात्र को पतले कपड़े से ढककर खुले आसमान में रखा जाता है। फिर उसके बाद प्रातः काल यानी कि अगले दिन हाथों से अच्छे से मसल कर छान कर जो हमारे पास औषधि तैयार हो जाती है उसे हम ब्रह्मी हिम के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है जिसके अंदर है स्मृति ह्रास, अनिद्रा, उन्माद, अपस्मार आदि रोगों में हितावे है। तो स्मृति ह्रास यानी कि जिनकी मेमोरी कम होती है, ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं, उसको स्मृति ह्रास कहा जाता है। अनिद्रा जिनको नींद बहुत कम आती है। उसके बाद उन्माद जिनके अंदर थोड़ा बहुत जो है मानसिक इनबैलेंस होता है उनको उन्माद कहते हैं। जिसके बाद अपस्मार लिखा है जिसका अर्थ मिर्गी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने धान्यक हिम और ब्रह्मी हिम की निर्माण विधि और उपयोग के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज की वीडियो का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अर्जुन शीरपाक के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम अर्जुन शीरपाक के घटक द्रव्य यानी के इंग्रेडिएंट्स और उस औषधि की निर्माण विधि और साथ में इस औषधि के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अर्जुन शीरपाक औषधि की एक्सप्लेनेशन के अंदर घटक द्रव्य का हेडिंग लिखा है जिसे हम इंग्लिश भाषा में इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें घटक द्रव्यों के बीच अर्जुन छाल 1 तोला की मात्रा में ली गई है, गाय का दूध 8 तोला की मात्रा में लिया गया है, शुद्ध जल 32 तोला की मात्रा में लिया गया है। तो इस प्रकार से इन घटक द्रव्यों के नाम और मात्रा को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे इस औषधि का अगला हेडिंग निर्माण विधि का लिखा है जिसके अंदर लिखा है कि पहले अर्जुन छाल का यवकुट चूर्ण तैयार कर स्टेनलेस स्टील के छोटे पतीले में 32 गुना जल डालकर 2 घंटे के लिए रख दे। फिर चूल्हे पर चढ़ाकर क्वाथ को उबलने दे। चतुर्थांश क्वाथ शेष रहने के पश्चात गर्म किया हुआ गाय का दूध डालकर केवल दूध शेष रहने पर्यंत पाक कर ले। तो इस प्रकार से ये विधि को लिखा गया है। अब इस विधि को आगे समझ लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले अर्जुन की छाल को लिया जाता है और उसका मोटा या दरदरा चूर्ण तैयार करके स्टेनलेस स्टील के पतीले में उसको 32 गुना जल के साथ मिक्स करके
2 घंटे के लिए रख दिया जाता है या फिर इसे पूरी रात्रि के लिए भी रखा जा सकता है। फिर अगले दिन चूल्हे पर इस पात्र को चढ़ाकर क्वाथ को बनाया जाता है। जब क्वाथ अपनी शेष मात्रा यानी कि चौथा हिस्सा मात्रा में रह जाता है तब उसे अग्नि से उतारकर अगली विधि के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें आगे सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है, चतुर्थांश क्वाथ शेष रहने के पश्चात गर्म किया हुआ गाय का दूध डालकर केवल दूध शेष रहने पर्यंत पाक कर ले। तो इसके बाद क्वाथ और गर्म किए हुए दूध को साथ में मिक्स करके फिर से गर्म किया जाता है, जिसके बाद जब दूध की मात्रा के बराबर टोटल औषधि की मात्रा, पूरी औषधि की मात्रा रह जाती है, तब इस औषधि को अग्नि से उतारकर गुनगुना रहने के बाद रोगी को सेवन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ये विधि लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर लिखा है हृदय रोगों, अनिद्रा आदि रोगों में लाभदायक है। तो हृदय रोग यानी कि जिन व्यक्तियों को हृदय से संबंधित रोग होते हैं, ऐसे रोगियों के लिए इस औषधि का यूज किया जाता है। उसके बाद अनिद्रा यानी कि जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है, उनके लिए भी ये औषधि काफी लाभदायक है। तो जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है, ऐसे रोगियों को अर्जुन शीरपाक का प्रयोग करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो का विषय अर्जुन शीरपाक यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पंचकोल फांट निर्माण के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी औषधि के घटक द्रव्य और उसकी निर्माण विधि और साथ में इस औषधि के अलग अलग रोगों में उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पंचकोल फांट निर्माण औषधि के अंदर सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है। घटक द्रव्यों को हम इंग्लिश भाषा में इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जितने भी घटक द्रव्य हैं उनके नाम लिखे हैं। तो इसमें 5 प्रकार के घटक द्रव्य पड़ते हैं, तो इसी के कारण से इसका नाम पंचकोल पड़ा है। तो इसके बाद पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक मूल, सौंठ, इन सभी को एक एक भाग की मात्रा में लिखा गया है, यानी कि सभी को समान मात्रा में लेने के बारे में लिखा है। तो इसके बाद जल की मात्रा के बारे में बताया है, जो कि 20 लीटर लिखी गई है। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे तो सभी घटक द्रव्यों की मात्रा का 4 गुना अगर आप करोगे तो 20 की संख्या बनती है। तो उसी रेशो के हिसाब से यहाँ पर जल की मात्रा को लिखा गया है। तो इसके हिसाब से सभी घटक द्रव्य एक एक किलो की मात्रा में लिखे गए हैं। तो इसके बाद अगला हेडिंग विधि का लिखा है, जिसके बीच लिखा है पिपली से सौंठ पर्यंत औषधियों का मोटा चूर्ण या कोर्स पाउडर बनाकर यथोक्त मात्रा में उबलते जल में डालकर ढक कर उतार लेते हैं। तो इस विधि को अब समझ लेते हैं। तो इसमें पिपली से लेकर सौंठ तक जितने भी इसके घटक द्रव्य हैं, उन सभी औषधियों को इमाम दस्ते में मोटा चूर्ण बनाने के लिए कूटा जाता है। तो जब इसका मोटा चूर्ण तैयार हो जाता है, तब किसी दूसरे पात्र के अंदर रेशो के अनुसार जल की मात्रा लेकर अग्नि पर उबालने के लिए रख देते हैं। तो जब जल उबलने लग जाता है, तब उस जल के अंदर इस चूर्ण वाली औषधि को डालकर पात्र को ढककर अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये विधि बताई गई है। इसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर प्रतिशाय, कास, अजीर्ण एवं अग्नि दीपन हेतु उपयोगी इस औषधि को बतलाया है। तो प्रतिशाय का अर्थ जुकाम होता है, कास का अर्थ खांसी होता है, खाया हुआ आहार जब देरी से पचता है तो उसको यहाँ पर अजीर्ण के नाम से लिखा है। इसके बाद अग्नि और दीपन के बारे में लिखा है, जिसका अर्थ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पाचक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये औषधि बहुत उपयोगी होती है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक पंचकोल फांट निर्माण यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो इसी प्रकार के आयुर्वेद से रिलेटेड कंटेंट को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।